नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हम महावीर समता संदेश YouTube चैनल से बोल रहे हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों। कल हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस था भारत का। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उस पर बात करेंगे। और वो भाषण 75 मिनट का था, 76 मिनट का लगभग। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे लोगों का उत्साह बढ़े। सारे लोग हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि 20-21 20-25 दिन तक जो विंटर सेशन चला था, सॉरी मानसून सत्र जो चला था अभी संसद का, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए तो शायद वो कुछ उसमें जो प्रश्न उठे थे उनके जवाब जो है इस भाषण में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा एक ब्लेम गेम खेलने की कोशिश की। और उन्होंने जो बातें कही उसमें जो मुख्य बातें हैं वो इस 3-4 बातें उन्होंने बहुत ही मुख्य कही है। मैं आपके सामने रखता हूं। अ, दिमागी नक्सल, पहली बात तो उन्होंने जो कही दिमागी नक्सल। ये उनके नक्सल जो है उनके दिमाग में ऐसा भूसा भरा हुआ है, कहना चाहिए कि वो बाहर निकल ही नहीं रहा है। पहले उन्होंने अर्बन नक्सल कहा था एक बार, अब वो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। अब दोनों का क्या फर्क है, दोनों में क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। अ, हमारे साथ आज रामशरण जोशी जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि क्या ये अर्बन नक्सल है। फिर उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट। लेकिन जो दिख रहा है उसमें तो अडानी अंबानी फर्स्ट नजर आ रहे हैं। और कुछ पूंजीपति जो करोड़ों रुपए के मालिक हैं वो ही फर्स्ट नजर आ रहे हैं। जनता तो इसमें कहीं फर्स्ट नजर नहीं आ रही है। और जनता अगर फर्स्ट नजर नहीं आ रही है तो नेशन फर्स्ट कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा महिला रिजर्वेशन बिल। तो महिला रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया प्रधानमंत्री जी। अब आप उस कौन से महिला रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं। सही बात यह है कि महिला रिजर्वेशन बिल के माध्यम से वो परिसमन बिल पास कराना चाहते हैं। और अ, एक संख्या बढ़ाना चाहते हैं पार्लियामेंट उसमें जो दक्षिण के प्रदेश हैं वो इसमें वो नहीं चाहते कि जिस प्रोपोर्शनेट में सरकार चाहती है उससे संसद के सदस्य उसमें उनकी जो है संख्या कम हो जाएगी। और उनका जो अभी कुछ थोड़ा बहुत बात होती है वो भी नहीं होगी। इसलिए इसके ऊपर भी जोशी जी से बात करना चाहेंगे। और एक उन्होंने कहा युवा वोटर लिस्ट बनाने में सहयोग करे, मदद करे। तो अब युवा कैसे वोटर लिस्ट बनाने में मदद करेंगे। वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग ने SIR से के माध्यम से जो केवल बंगाल में 90 लाख वोट काटे हैं। और पूरे भारत में लगभग 10 से 15 लाख करोड़ वोट कटने वाले हैं अभी जो SIR हो रही है उसके माध्यम से। और अभी सारे देखेंगे तो हमको लगेगा कि 15-20 करोड़ वोट जो है कटने वाले हैं। अगर 15-20 हजार करोड़ वोट कट जाएंगे तो भारत की में क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए जोशी जी से निवेदन करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आपका आभार भी कि आप हमेशा हमारे बुलावे पर तैयार रहते हैं और हमारे दर्शकों के सामने जो वस्तु स्थिति है उसको रखने का काम करते हैं। तो मैंने 3-4 पॉइंट रेंज किए हैं जो जी मेरे को नजर आए। अ, आप इसमें और भी जोड़ बढ़ा सकते हैं। जी। और इनके जो अगर कुछ परिप्रेक्ष्य में कुछ बात हो सके तो बात करें। देखिए, जी। पहले तो आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको नमस्ते मेरी। और ये कहा जाए कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। कल अपने कल भारत ने करीब 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कल 13वां संबोधन राष्ट्र को किया।
ये एक महत्वपूर्ण बात है। और मैंने लगभग उनके 12-13 जो भी संबोधन है वो सुनता आया हूँ, लेकिन इस बार जो उनका संबोधन करीब 75 मिनट का आसपास रहा, और सुनने के बाद थोड़ी निराशा सी हुई। निराशा इसलिए हुई कि खैर उन्होंने एक तो वो ये भी कहा कि भाई शक्ति के सप्त धारा का आह्वान किया, 7 तरह की शक्तियां बताई, क्योंकि एक बात है। फिर उन्होंने कुछ विकास की बात भी की, लेकिन उन्होंने जो पिछले 12-13 साल का एक ब्यौरा दिया, उसको देख करके, उसको सुन के ऐसा लगा कि कहीं ये उनका एक विदाई संबोधन तो नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने 2014 से गिराना शुरू किया और 2026 तक गिराना शुरू, मैंने वो किया मेरे ये हुआ, तो भैया मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ हिम्मत जी, कि क्या कोई बच्चा जन्म लेने के साथ ही एमए बीए पास कर जाता है, क्या पीएचडी कर जाता है? यानी जो 1947 के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जितनी सरकारें हुई हैं, तो कुछ तो नींव रखी होगी। नहीं नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद, मतलब 2014 के मैं पहले कुछ भी नहीं हुआ, और मैं मैं ही मैं हूँ। मैं 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 उसी पे आ रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने तो ये प्रस्तुत किया कि भारत का जन्म ही मई मई 2014 में हुआ। उससे पहले न तो यहाँ पर वो थे अपने आईआईटी थी, न एम्स थे, न एयरपोर्ट थे, न कोई भिलाई प्लांट था, न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कुछ थी। यानी एक तरीके का उनकी बात से ऐसा लगा कि बंजर था। अब ऐसे ये, मेरा मतलब है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो ये करीब 70 साल का जो 68 और 70 साल का जो अवधि रही, क्या बिल्कुल शून्य रही? माने अगर मैं उनकी बात को मानूं, तो क्या बच्चा जन्म लेते ही एमए बीए पास कर लेता है? अरे भाई, आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपने कुछ किया तो बड़ी, एक तो उन्होंने जिस ढंग से उनकी जो, अगर बॉडी लैंग्वेज को आप देखते, मैंने बड़े गौर से उनकी काया भाषा को देखा, बहुत थकी हुई थी। बार बार वो जो पहला जो जोश था पिछले 10-12 सालों में उनके चेहरे पर जो चमक थी, जो जोश था, वो एक आज बार कल जो बिल्कुल बनावटी किस्म का था, लग रहा है कि थक गए हैं, बार बार पानी पीना और पसीने पहुंचना, और मतलब एक जबरदस्त उत्साह दिखाना, ये एक बात थी। तो इससे ये लगा कि उन्होंने रोड मैप रखने की कोशिश की, तो कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए, रोड मैप अगर आप प्रगति का रखते हैं तो क्या क्या होगा, पहले उसके कैसे रोड मैप के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं है, ये इसके बारे में विस्तार से उन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ यही बताया कि साहब ये हुआ, लेकिन कहीं भी विफलताओं का, असफलताओं की बात। दूसरी बात, अच्छी एक बात है, ठीक है, एक अपनी बीच में बात मैं एक कहना। थोड़ा सा एक लाइन में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, अ, वो मतलब इतनी बौखलाहट में थे कल कि उन्होंने जो रुमाल अपनी जेब में लगा रखा था, नहीं, वो मैं उसमें भी बोल आ रहा तिरंगा हूँ, उल्टा था। उल्टा उल्टा वो जो तिरंगा, जिस उल्टा किसी ने तिरंगा था, उनके, कलर जो ये है। तिरंग जिस किसी ने उनके बाई पॉकेट में जो तिरंगा लगाया था, जैसे उन्होंने देखा होगा ना, जवाहरलाल नेहरू की उनको नकल करने की कोशिश की, वो हमेशा गुलाब का फूल लगाया करते थे, ये इन्होंने जो तिरंगा लगा, और वो भी उल्टा। उल्टा लगाया, वही यानी मैं कह रहा हूँ। आप, वही तो कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, कहते जिस किसी ने आपकी जेब में चलते चलते वो रुमाल पूछा होगा, रखा होगा, तो कम से कम ये तो देख लेते कि भाई ये उल्टा है या सीधा। तो इससे ये लगता है कि एक बदहवासी, और या ये कहा है एक बौखलाहट में। घबराहट जिसे बोलते हैं, घबराहट वो थी। तीसरी बात ये कि उन्होंने अपने भाषण में, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन उससे पहले मैं एक तो बता दूं कि जो
आपके काकरोच जनता पार्टी का जो जबरदस्त आंदोलन हुआ, सोनम वांगचू ने एक्शन किया, उसके साथ साथ जेएनयू के जो अध्यक्ष है उसने किया और कई साथियों ने किया। और उनकी जो मांग थी, नीट जो पेपर की लीक थी, यानी उनकी जो मांगों को लेकर के, शिक्षा में सुधार की बातों को लेकर के किसी पर भी एक शब्द नहीं बोले। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जिस बात, यानी जिस आंदोलन को लेकर के पूरा देश आंदोलित हुआ एक तरह से हर जगह, और आज तक उस आंदोलन की गूंज सुनाई देती है हर जगह। और इतना ही नहीं, आपने उस आंदोलन के दबाव में आपने एक अपने कैबिनेट मिनिस्टर से, यानी प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी से आपने इस्तीफा भी लिया। आपने किसी की चर्चा नहीं। इतना ही नहीं कि इस मानसून सत्र में, जो कि कुरु कुरु स्वाहा हो गया है, उनकी और जो उनके लंगोटिया यार गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, दोनों के हठ धर्मिता के कारण जो दोनों सदन जो रहे, ठप रहे, कोई काम नहीं हो सका। संसद के भीतर और संसद के बाहर प्रदर्शन हुए। ये कहा ये गया, अमित शाह जी ने तो ये कहा, हम तो आया करते थे। अरे इस सदन में उपस्थित होना, सदन में बोलना, वो आपकी हाजिरी मानी जाती है। सदन के गलियारों में बैठना, अपने ऑफिस में बैठना, वो नहीं कि आप सदन में डिबेट में भाग ले रहे हैं या नहीं। मैंने तो सालों संसद और विधानसभाओं को कवर किया और उसी के आधार पर आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मोदी जी विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर, शिक्षा में व्यापक सुधार को लेकर के, और ये जो पेपर लीक हुए उसको लेकर के कुछ तो भी तो बोलेंगे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। 75 मिनट बोलना मामूली बात है। और इसके साथ साथ मुझे और जो कुछ बातें जो अखरी, मैं उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी अखरी ये बात कि अरुणाचल में चीन ने अपनी कुछ चौकियां बना ली हैं, और ये बात सभी लोग कह रहे हैं। मतलब अब तो स्पष्ट हो गया। उससे पहले लद्दाख में उसने किया था। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहां जा नहीं सकती है। आपने चीन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। यानी लद्दाख और अरुणाचल में क्या हुआ? आमतौर पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि विदेश नीति के ऊपर प्रधानमंत्री कुछ बोले। आपने विदेश नीति के बारे में एक सवाल नहीं किया, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान में आज इतना उथल पुथल हो रहा है, यानी पीओके में एक आजादी का वहां पर डंका बज रहा है, उससे पहले बलूचिस्तान में जो बज रहा है, यानी पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल हो रही है। और वो क्योंकि हमारा वो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में अगर अशांति फैलती है तो उसका सब पड़ता है हम लोगों पर। आप वहां पर कुछ दो शब्द, एक शब्द ही बोल देते, आपने एक शब्द ही नहीं बोला। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। तीसरी बात कि ये इतने दिनों से, 3-4 महीने से अमेरिका, ईरान और इजराइल, इसको लेकर के एक जंग के हालात बने हुए हैं। हमले हो रहे हैं। आज भी इस समय भी दोनों के बीच काफी अशांति फैली हुई, तनावपूर्ण संबंध है। और चूंकि ईरान हमारा दूर का पड़ोसी देश है, दूर का, तो हम वहां से तेल लेते रहे, और वो भी रुपए में, डॉलर में नहीं, रुपए में लेते रहे। उससे हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है, और संबंध रहे, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और पुराने, चूंकि पड़ोसी है और 1000 साल से पुराने संबंध है, बड़ी रिच उसकी कल्चर है। आपने एक शब्द नहीं बोला। एक भी आपसे ये उम्मीद की जाती थी कि कम से कम आप बोलते कि पश्चिम एशिया में आज अशांति फैली हुई है, और उसका भारत की तेल, जो कि हमको पेट्रोल लेना होता है, गैस लेनी होती है, ईरान से भी लेनी होती है, रूस से भी लेनी होती है, उधर इराक से और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों लेनी होती है। आपने एक शब्द भी नहीं बोला। यानी आज 13वां आपका संबोधन था, और ये बहुत महत्वपूर्ण संबोधन था, आपने एक भी नहीं बोला।
ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। एक एक अब मैं प्रश्न, इस पर आता हूँ। एक एक अब मैं प्रश्न सर, एक प्रश्न, अब एक एक प्रश्न सर। जी बोले। अब अब ईरान का जहां तक सवाल है, तो ईरान हमारा दोस्त है, लेकिन इजराइल हमारा फादर नेशन है। अब इजराइल फादर को माने या दोस्त को माने? देखिए, मैं तो ये वो इजराइल आपका फादर नेशन होगा, लेकिन हम तो जब आप ये कहते हैं, एक बात तो और सुन लीजिए। मोदी जी ने ही कहा सर, मैं नहीं हमने कह जब रहा। वंदे मातरम माना है, भारत माता को माना, हमारी तो एक ही माता है, वह है भारत माता। जब आप, और इतना ही नहीं, आपने राष्ट्रीय गान को छोड़कर, जनगण मन को छोड़ करके आपने वंदे मातरम से शुरुआत की, उसका अर्थ ये एक अपने आप में किया। तो ऐसे में आपने इजराइल, क्योंकि वो आपने क्या है, फादर ऑफ नेशन, फादर फादर नेशन नेशन। आपने बोला, वहां जाकर के बोला, और आप वहां गई भी, और 2 दिन के बाद वहां पर हमला हल्ला शुरू हो गया। तो आश्चर्यजनक ये है कि आपके माँ कौन से, पिता कौन से, ये आपने ये एक तरीके का कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि, लेकिन लेकिन मैं तो ये फिर भी ये कहूंगा, क्योंकि ईरान जो हमारा पड़ोसी देश है, उससे हमारे रुपए में ट्रेड होता रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बोलते, लेकिन एक भी नहीं बोला। और पाकिस्तान में जो इतना कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही है, और उसका पर असर पड़ रहा है पर, तो कम से कम आप 2 शब्द बोल सकते थे कि भाई कम से कम साउथ एशिया में शांति रहनी चाहिए, दक्षिण एशिया में शांति रहनी चाहिए। अब मैं असली पॉइंट पे देखिए, विकास की, शक्ति की बात करना अच्छी बात है, हालांकि उसमें कोई नई बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया, इसके लिए कुछ रचनात्मक बात है। लेकिन सबसे उनका आज सबसे इस समय सारे अखबारों में और सोशल मीडिया पर अगर कोई चर्चा है, तो वो है दिमागी नक्सल। अब इस दिमागी नक्सल का जो उन्होंने जुमला फेंका, पहले तो मैं ये समझता हूं कि मोदी जी को पता नहीं, उनकी जो स्पीच राइटर हैं, जो भाषण लिखते होंगे, उन्होंने उसका मतलब समझाया होगा या नहीं, कि दिमागी नक्सल नक्सल क्या होता है। पहले तो एक अर्बन नक्सल शुरू किया, लंबे समय तक चलाया अर्बन नक्सल, और फिर ये कुछ महीने पहले गृह मंत्री जी ने दावा किया कि हमने नक्सलियों को, माओइस्टों को समाप्त कर दिया है बस्तर से। और ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शांति के साथ काम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और होना चाहिए। लेकिन अब ये जो नया जुमला आपने उठाया कि दिमागी नक्सल, तो पहले तो ये समझिए कि नक्सल होता क्या है, और दिमाग आपने इसमें जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इन्होंने 2 बातें महत्वपूर्ण थी, जिसे मैं रेखांकित करना चाहूंगा। दिमागी नक्सल और सिविल डिफेंस फोर्स, उसका भी उन्होंने उपयोग किया कि हम सिविल डिफेंस फोर्स बनाएंगे। अब देखिए, नक्सल कुल मिलाकर के एक प्रतिरोध का प्रतीक है। प्रतिरोध, नक्सल क्यों जन्म लिया, कि हमारे समाज में जो विषमताएं पैदा हो रही हैं, और जबरदस्त, ये तो आपने 2-3 दिन पहले अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अरबपति और खरबपतियों की संख्या बढ़ी है, और तेजी से बढ़ी है। और इतने ही मैं अभी देख रहा था आंकड़े, कि जैसे हमारे मोदी जी कम से कम एक बात ये भी कहते थे कि जो उनके दौरान जो देश से कई, ये भारत से कई लोग विदेश पूंजीपति भागे हैं, भगोड़े, पूंजी लेके जिसमें भाग गए माल्या है, मोदी है, अपने कई तरह के दस हैं। बारह लोग हैं, 2-2.5 लाख लोग दस भागे हैं बारह लोग सर। है। 5 लाख लोग करीब भागे हैं पैसे लेकर के। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं पूंजीपति जो पैसा आप लेके भागे, पूंजीपति ही कह रहा अट्ठावन हूँ। पूंजी 58,000 करोड़ लेके भागे हैं। उसमें से किसी, कम से कम, जब आपने इतना किया, हमने वो किया है, वो किया हो गया, तो कम से कम ये भी बता देते कि हमने एक घोड़े को वापस लाया। किसी भी घोड़े को वो वापस नहीं ला सकते हैं इस 12 साल में। इतना ही नहीं, आपने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके करीब 10 लाख करोड़ माफ किए हैं, राइट ऑफ किए हैं, ये लेटेस्ट है, मैंने देखा है, 10 लाख। तो ये भी बता देते। देखिए, आप
माने किसान लोग आत्महत्या करते हैं, उसके लिए तो आप चिल्लाते हैं कि हम उनके ऋण के लेकर, कर्ज के लेकर के, लेकिन उधर पूंजीपतियों के आप राइट ऑफ कर देते हैं। ओके। और आपके पास यार, अगर कोई भी विरोधी, विपक्ष का विरोधी कोई बात करे तो आप ईडी तुरंत भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। तो भैया, आप कितने घोड़े पूंजीपतियों को वापस ले आए? वो पैसा तो हमारा ही है ना। 9.5-10 करोड़ रुपए, ये 58,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं, मतलब उनका ये पेंडिंग है लेटेस्ट वो। और वो दूसरा है जो 10 लाख करोड़ के आसपास जो माफ किए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहीं भी अपने 75 मिनट के भाषण में ये नहीं किया। तो अब सवाल आता है नक्सल। भाई, पहले तो मानिए कि नक्सल का जन्म क्यों हुआ इस शब्द का। शायद उनको ये भी नहीं मालूम हुआ कि नक्सलबाड़ी नाम की एक जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर, और 1967-68 के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ था कि कांडो वो इसके सरकार। बाद से उनको 1967 लेके अब तक वो एक नक्सलबाड़ी, ये नक्सल जो है एक प्रतिरोध प्रतिरोध पैदा क्यों होता है? जब समाज अन्याय हुए, जो राज्य की जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो जनता के साथ इंसाफ नहीं कर पाती, न्याय नहीं कर पाती, उससे प्रतिरोध पैदा होता है। प्रतिरोध को तो समझना चाहिए। और इतना ही नहीं कि अगर आप दिमागी नक्सल, तो ये उनके ये शब्द बड़ा अपने आप में बड़ा खतरनाक है। क्यों? कि आप जरा फांसी जंग की हिस्ट्री पढ़ी है 1935 के अंदर, ये आपके हिटलर ने भी यही किया था। गेस्टोपो चलाया था बुद्धिजीवियों के खिलाफ, चाहे वो यहूदी हो चाहे दूसरे। तो अरे, जब क्रिटिकल थिंकिंग आप पैदा नहीं हुए, आपके आज सारी यूनिवर्सिटीज में संघ के लोगों का कब्जा है, और कोई भी किसी में एक आलोचनात्मक चेतना पैदा आप नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर प्रतिरोध तो होगा ना, वो फूटे। और फिर आपको एक तरफ तो चाहिए कि हम वो कर रहे हैं, अंडमान निकोबार में योग कर रहे हैं, कितना कुछ। तो सवाल तो ये, विकास कब होगा अगर लोगों में सोचने की शक्ति नहीं होगी? मैं यहाँ बता दूं हिम्मत जी कि शिक्षा के बारे में एक सवाल नहीं किया उन्होंने। पता, कम से कम यही बता देते कि करीब 95,000 सरकारी स्कूल पिछले 12 साल में बंद हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े जो संसद में रखे गए, और सबसे ज्यादा बंद हुए उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार है। 26,000। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान। छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो भैया, कम से कम मोदी जी ये भी बता देते कि आने वाले समय में हम शिक्षा में वापस ये सुधार करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा का तो जो बजट है, जो एक जमाने में 4.5-5% था, वो घटकर आपके जमाने में 2.5% हो गया। और नतीजा ये है कि शिक्षा का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे हैं। और इसीलिए आपने कहा कि सब विदेशी जो विश्वविद्यालय, उनको मैं बुला रहा हूँ। अरे, आपसे पहले तो कांग्रेस सरकार थी, जिसमें कपिल सिब्बल और अर्जुन सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ आएंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट में इस पर बहस हो चुकी थी। तो इसमें आपको कौन सा नई बात है? लेकिन सवाल तो है कि क्या अपने विश्वविद्यालय, जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं, उनको ठीक करने की बात जब कर रहे हैं, उनमें कितना, यानी स्कूलों को आप सुधार नहीं पा रहे। नतीजा ये हो रहा है कि आज वो कौन सा जैन अल्फा तक पहुंच गया मामला। अब खाली जैन जी तक ही नहीं, अल्फा तक, यानी अब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, अपने राजस्थान में भी हुआ, वो आंदोलन कर रहे हैं कि कमरे में, उनके क्लासरूम में एक कमरा, एक पंखा तो होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक कमरे में, एक क्लासरूम में 5 कक्षाएं चल रही है। कैन यू इमेजिन? ये रिपोर्ट सब हो चुका है, मतलब कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। तो कहने का मतलब है, तो कल को मान लीजिए ये छात्र लोग 5वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, 8वीं क्लास, वो बात कर रहे हैं, वो कहें कि हमको कम से कम बैठने के लिए जगह दीजिए, टॉयलेट बनवाइए। इसके लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं। वही बुला भी रहे हैं कि कलेक्टर को आकर, ये एजुकेशन दफ्तर ऑफिसर को आकर के हमको बताए। तो ये जो चेतना है, अगर इसको आप कहेंगे ये दिमागी नस्ल है, तो फिर छोड़ेंगे किसको आप? किसके भरोसे काम चलाएंगे? क्या अंबानी और अडानी के भरोसे काम चलाएंगे?
क्या वही भारत में सिर्फ दो ही है, चार चंद पूंजीपति लोगों का ही राज्य है? कम से कम आप ये भी करते कि 80, कम से कम यही सोचते कि 80-81 करोड़ लोग सरकारी खैरात पर जीता है, तो क्या ये विकास की निशानी है? अगर आप 80-81 करोड़ लोग का सरकारी खैरात पर जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश के लिए ये शोभा की बात है? आपने कम से कम ये बता दे कि कम से कम ये हमने 80-81 करोड़ में से 40-50 करोड़ को स्वतंत्र बना दिया, इस योग बना दिया कि वो अपना कर सकते। आपने ऐसा तो खूब गिना दिया कि हमने स्टार्टअप इतना किया, और लेकिन साहब 80-81 करोड़ की भी चर्चा करते तो उनके लिए आपने उनको कितना सक्षम बनाया। तो ये जो, जब ये विषमता बढ़ेगी समाज में, तो लोगों में फिर गुस्सा आएगा, प्रतिरोध आएगा, और उसको अगर हर एक चीज को नक्सल जोड़ने लगे तो हमारे तो महाभारत शास्त्रों में अन्याय के खिलाफ आवाज उठी है। एक एकलव्य क्यों बना? अगर द्रोणाचार्य जी उसको तीर चलाना सिखा देते तो वो एकलव्य मतलब एकलव्य नहीं बनता, लेकिन प्रतिरोध हुआ कि मैं तो उन्होंने देकर के और वो किया। तो क्या ये हमारी परंपरा रही है? हर देश में संस्कृति में प्रतिरोध तो पैदा तब होता है जब जो शासक वर्ग है वो ठीक तरह सुन नहीं पाता। उसको अगर नक्सल से आप जोड़ेंगे कि वो नक्सल है, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों को अपना शत्रु बनाने जा रहे हैं। और बना एक तो दिया। ये होगा जितने भी जो युवा वर्ग है, क्योंकि अब 2-3 दिन पहले वो दीप के थे, अभिजीत दीप के, उसके जो नेता हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, और उसने साफ साफ कहा है कि ये दूसरा सीजन, ये शब्द यूज किया, दूसरा सीजन शुरू होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि हालत ये है, हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो अपना 75 मिनट का भाषण दिया, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने मित्र कम और अपने विरोधी, आलोचक ज्यादा बनाए हैं। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा कहीं अंदर महसूस हो रहा है कि मेरा ये कहीं अंतिम संबोधन तो नहीं है कि ताकि उसमें मैं सब कुछ गिना जाऊं कि और अमर हो जाऊं। मुझे ये लगता है कि काफी निराशाजनक था प्रधानमंत्री को ऐसा, और कम से कम दिमागी नक्सल का तो शब्द का प्रयोग करके उन्होंने अपने हल्केपन का सबूत दिया है, हिम्मत दी। सर, आपके बात बहुत सही है और आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला इन सब पर। आ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जी। एक तो वो जो अर्बन अर्बन नक्सल तो पहले कहते थे, अब वो दिमागी नक्सल जो उन्होंने कहा है, उनका मतलब ये है कि जो भी प्रश्न पूछता है वो दिमागी नक्सल है। प्रश्न सत्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये उनका एक मतलब है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप जो निवेश की बात कर रहे थे, तो भारत के, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले पूंजीपति या दोस्त अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा करके आए हैं और 15,000 नौकरियां देंगे वहां पर। तो हमारे यहाँ कैसे निवेश होगा जब वो अमेरिका में निवेश कर रहे हैं? तो ये तो पैसा उनको फीड कर रहे हैं कि आप अमेरिका में निवेश करो। तो ये स्थिति है हमारी। हिम्मत जी, पहला, हमारी भारत की परंपरा रही है सवाल और जवाब की। और आपको शायद एक किताब याद होगा, अमर्त्य सेन ने किताब लिखी थी कई साल पहले, आर्गुमेंटेटिव इंडिया। और उसमें बताया था कि किस तरह से शास्त्रार्थ हुआ करते थे, प्रश्न और उत्तर हुआ करते थे। ये हमारे यहाँ से शुरू से परंपरा आ रही है। अगर प्रश्न करना बंद हो जाएगा तो विकास खत्म हो जाएगा। वो द्वंद होना चाहिए, एक डायलेक्टिक्स होती है। तो प्रश्न, क्योंकि 12 साल 13 साल में आपने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, अरे मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 साल में नहीं की। तो आप चाहते हैं कि
140 करोड़ की जनता जो है वो भी सवाल ना करे। इसका मतलब कि कल को अगर आप देश बेच दें तो भी सवाल ना करें। कल को अगर आप हम आपसे ये भी ना पूछें कि भगोड़ों को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं। क्या हम आपसे ये भी नहीं पूछें कि अडानी जी वहां पर इतना, अमेरिका जो सबसे बड़ा पूंजीपति देश है, और वहां पर आप खर्च करने जा रहे हैं और इतने हजार, 20-25 हजार क्या लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, तो भारत में क्या है। तीसरी बात, क्या हम आपसे ये भी ना पूछें कि अमेरिका और भारत के बीच जो डील हो रही है, क्या वो समतावादी डील है और आज तक नहीं हुई है। क्या हम आपसे ये भी न पूछे कि अब आप आगे आपका ट्रम्प जो है कितना बड़ा टैरिफ लगाएगा। क्या आप इस समय सस्ते रुपए की सस्ते दामों पर आपको पेट्रोल और गैस कहाँ मिलेगा। क्या हम आपसे ये भी न पूछे, क्या हम आपसे ये भी न पूछें कि आपने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो आज हमें इस हिसाब से 24 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए। अगर 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती तो ये आंदोलन नहीं होता। तो इसका जवाब कौन देगा। रामचंद्र जोशी और हिम्मत सेठ तो नहीं दे सकते। इसका जवाब तो आप ही देंगे महाराज। तो सवाल है कि सवाल तो होगा। सवाल पूछना आप कैसे यानी इसका मतलब कि आप दिमाग को क्या बनाना चाहते हैं। जैसे को ट्रम्प कहता है कि ईरान को हम पाषाण युग में कर देंगे। क्या हम लोगों के, भारतीयों के दिमाग को आप कर देना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंगी सब कुछ है। वो जरा मेरा मतलब, आपने कभी एक शब्द बोल देते कि जिस राम की कृपा पर राम नाम लेकर के आप सत्ता में आए, वहां पे चंदा चोरी चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, एक शब्द आपने नहीं बोला। करोड़ों रुपए की चोरी हो चुकी है, उसमें कंक्लूड लोग करें सर। गिरफ्तार। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हिम्मत जी, प्रश्न करना कभी बंद नहीं होगा। जिस दिन प्रश्न करना बंद हो जाएगा और सवाल देना बंद हो जाएगा, इतना मान के चलिए उस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और फांसीवाद सत्ता पर काबिज हो जाएगा। इसलिए मैं मोदी जी से विनम्र रूप से ये कहता हूं कि ये जो दिमागी नक्सल है, इसके प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करें, नजर साफ करें। भारत की जनता कभी भी सवाल करना बंद नहीं करेगी, चाहे गोदी मीडिया ना करे, लेकिन हम लोग तो सवाल करेंगे। जी। सर ये तो डिबेटेबल डिबेटेबल है ही नहीं अब। क्या अब फासिज्म आ गया है या फासिज्म तो आ ही गया है, मतलब ये तो कोई डिबेट ही नहीं है अब। और अगर अगर प्रश्न पूछना बंद हो गया तो विस्फोट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप नक्सल कहिए या बिल्कुल बिल्कुल। आतंकवादी कहिए या कुछ भी कहिए, तो वो तो अगर आपने प्रश्न पूछना या उनके जवाब नहीं देना, या जो जितना बड़ा आंदोलन हुआ उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया, न संसद में दिया न आपके भाषण में दिया, तो फिर वो बच्चे जो हैं वो फिर विस्फोटक होकर के सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बिल्कुल सही सलाह है कि नरेंद्र मोदी सर को, और नरेंद्र मोदी सर तो खैर ठीक है, लेकिन आरएसएस आरएसएस को ये सही सलाह है, क्योंकि आरएसएस से ही इस सारे खेल को कर रही है। भली से मोहन भागवत वहां जाकर के कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो हमारे भाई हैं, और ये जैन जी तो हमारे ही लोग हैं, और इन्होंने आंदोलन किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इन सब के इसको दबाने में, इस जवाब न देने में, इसको फिर आगे बढ़ाने में, चंदा चोरी में, सारे में आरएसएस का रोल बहुत प्रमुख है। और वो प्रियांक खड़गे जो कह रहे हैं वो बात सही है कि आप अपने रजिस्टर, आप किस बिना पे ये सारे काम कर रहे हैं, आपकी लीगल ऑथेंटिसिटी क्या है। मैं एक मिनट, खाली एक सेकंड। यस सर। कि सबको अपनी संपूर्ण दृष्टि पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अब वो समय वो नहीं है 1925 का। अब हम 21वीं सदी में हैं। श्री मोहन भागवत जी को ये समझना होगा, अब चीजें बदल चुकी हैं। अंध राष्ट्रवाद से, अंध राष्ट्र भक्ति से और अंध हिंदुत्ववाद से काम नहीं चलेगा। नहीं, वो खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड आदमी है।
कभी कहता है आरक्षण पे पुनर्विचार करो, कभी कहता है आरक्षण जो है जब तक चलेगा तब तक से ये बराबर नहीं हो जाते, जैसा अंबेडकर साहब ने कहा था। तो ये उनको भ्रमित करने के लिए वो इस तरह के जुमले छोड़ते रहते हैं। और वो चाहते यही हैं कि देश का भगवाकरण अब हो जाए और कोई बात एक्सपोज न हो गए करे। वो, अब एक्सपोज हो गए चुके हैं। हाँ, एक्सपोज तो हो गए हैं, एक्सपोज। लेकिन फिर भी अभी कोशिश उनकी जारी है। तो इसी ठीक बात है। पर हम इस बात को समाप्त करते हैं, इस वीडियो को। और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। अगर आप जो हमने प्रधानमंत्री के भाषण को डिकॉर्ड किया है, वो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हमें आगे के लिए सुविधा होगी। और हम ये जो बार बार आपको कहते हैं कि कमेंट करें या फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वो इसलिए कि ये चैनल बहुत ही गंभीर विषयों पर बात करता है, और देश से और आम आदमी से जुड़े हुए विषयों पर बात करता है। इसलिए ये जरूरी है कि ये बातें आम जनता तक पहुंचे। और वो तभी पहुंच सकती है जब आप इसको लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत आभार जोशी जी। आपने हमारे दर्शकों को जो प्रधानमंत्री के भाषण को डिकोड करके सुनाया, बताया। और इसलिए भी कि आप बार बार, मतलब जब भी हम बुलाते हैं आप आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को सही सही जानकारी देते हैं। जय हिंद।